हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू गाइस। हम लोग लास्ट क्लास में प्रीफिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। एक्चुअली हम पढ़ रहे थे वर्ड फॉर्मेशन, और हम बात कर रहे थे कि वर्ड फॉर्मेशन शब्द का निर्माण करना होता है, किसी शब्द से दूसरे शब्दों का निर्माण करना। ऐसा हम लोग अफिक्सेशन से कर सकते हैं, कन्वर्जन से कर सकते हैं और कंपाउंडिंग से कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो है वो अफिक्सेशन है। फिर मैंने बताया था कि अफिक्सेशन दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रीफिक्स, कुछ शब्द पहले जोड़ते हैं, कुछ सिलेबल पहले जोड़ते हैं, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और एक होता है सफिक्स। तो हम जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वो प्रीफिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, और हमने बहुत सारे प्रीफिक्स पढ़ लिए थे कि कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो नेगेटिव नॉट वाला सेंस देते हैं, कुछ प्रीफिक्स जो होते हैं साइज़ की बात करते हैं, कुछ प्रीफिक्स जो होते हैं वो नंबर बताते हैं, ठीक है ना, बाई, ट्राई, इस तरह से। तो अलग अलग प्रकार के हमने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था कि वो किस में जुड़ते हैं, जुड़कर क्या बनाते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, वो सब पढ़ रहे थे। तो हमने बहुत सारे प्रीफिक्सेस पढ़ लिए थे। अब इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे प्रीफिक्सेस बचे हैं, अदर प्रीफिक्सेस। लास्ट में वो तो हमने कुछ कैटेगराइज कर दिया था कि भाई साइज़ के, सपोर्ट करने के, अगेंस्ट में कोई चीज़ कौन कौन से होते हैं, वो कैटेगराइज कर लिया था। अब ये मैंने वैसे ही रैंडमली कुछ प्रीफिक्सेस आपके लिए सेलेक्ट किए हैं कि ये प्रीफिक्सेस क्या काम करते हैं, कहाँ जुड़ते हैं और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए आप लोग शुरू करते हैं। हियर वी गो। पहला जो प्रीफिक्स है हमारा वो है एम बी। अदर प्रीफिक्सेस में एम बी का मतलब क्या होता है? एम बी रेफरिंग टू बोथ ऑफ टू, दो हैं और दोनों ही, दो में से दोनों ही, बोथ ऑफ द टू, दो में से दोनों, मतलब दोनों के लिए होता है एम बी, यानी दोनों, बोथ। जैसे एक वर्ड होता है एम्बीवेलेंट, एक होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, एक होता है एम्बीवर्ट। इन तीनों के मैंने अर्थ भी बता दिए आपको। एम्बीवेलेंट होता है हैविंग मिक्स फीलिंग्स और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ अबाउट समथिंग और समबडी। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में दोनों प्रकार के भाव होना, उभय भावी। फीलिंग्स आपकी उसकी मिक्स फीलिंग्स हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जो दोनों ना, वो अच्छा भी है वो बुरा भी है। किसी चीज़ के बारे में ऐसी फीलिंग रखना तो आप क्या है, एम्बीवेलेंट है। किसी चीज़ को आप अच्छा भी समझते हैं, साइंस अच्छी भी है आपकी नज़र में, साइंस बुरी भी है, तो आप क्या हो गए, आपके अंदर जो फीलिंग हो गई वो कौन सी फीलिंग हो गई? एम्बीवेलेंट हो गई। उभय भावी, दोनों भाव हैं, अच्छे और बुरे। कॉन्ट्राडिक्टरी, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों तरह के भाव एक साथ रखना, इस चीज़ को कहते हैं एम्बीवेलेंट। एम्बी यानी दोनों। एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस होता है किस हाथ से काम करते हो, तो एम्बीडेक्स्ट्रस दोनों हाथ में दक्ष है। डेक्स्ट्रस होता है निपुण। एम्बी यानी दोनों, दोनों हाथों में जो निपुण हो, जो दोनों हाथों में एक्सपर्ट हो, जो राइट हैंड से भी काम कर सकता हो, जो लेफ्ट हैंड से भी काम कर सकता हो, राइट हैंड से भी काम कर सकता हो और लेफ्ट हैंड से भी काम कर सकता हो, उन्हें बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एबल टू यूज़ द राइट एंड लेफ्ट हैंड्स इक्वली वेल, जो दोनों हाथों से बराबर काम कर लेता है, राइट से और लेफ्ट से, दोनों हाथों से बराबर जो काम कर ले उसे आप कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तो देखो ये वन वर्ड में भी काम आ जाएंगी चीज़ें आपके। ये एक्चुअली जब वन वर्ड पढ़ोगे तो उससे पहले मैं तो कहता हूँ कि पहले आपको वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना चाहिए, फिर आपको वन वर्ड पढ़ना चाहिए, फिर आपको सिनोनिम्स पढ़ना चाहिए, फिर आपको एंटोनिम्स पढ़ना चाहिए। ऐसे इन चारों का क्रम होना चाहिए। एम्बीवर्ट क्या होता है? देखो दो वर्ड सुने होंगे आपने, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होता है जो अंदर ही अंदर, खुद के अंदर ही सोचता रहता है, अपने आप से बात करता है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता है, जिसको बोलते हैं ना अंतर्मुखी, जो खुद ही खुद में रहता है, अपने आप से बात करता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, जो और लोगों से बात करने में ज़्यादा वो सहूलियत रहती है उसको, वो लोगों से बढ़ चढ़ के बात करता है, नए लोगों से रिलेशन बनाता है ना। जैसे टीचर्स जो होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, जो ये कलाकार होते हैं, ये जो लॉयर्स होते हैं, ये जनरली एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट जो अंदर ही अंदर रहते हैं, अपने आप से बात करते हैं, लोगों से ज़्यादा बात करते नहीं है, ज़्यादा सोशल नहीं होते। एक्सट्रोवर्ट जो लोगों से बात करते हैं, बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। और जो दोनों का मिक्स हो, जो दोनों में एक्सपर्ट हो, जो इंट्रोवर्ट भी है, जो एक्सट्रोवर्ट भी है, उनको आप बोलेंगे एम्बीवर्ट। उन्हें क्या बोलेंगे आप? एम्बीवर्ट। उभयमुखी, मतलब जो अंतर्मुखी भी है, जो बहिर्मुखी भी है, उसे बोला आपने उभयमुखी। ए पर्सन हु हैज़ अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर्स,
जिसमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों के फीचर्स हों, उसे आप लोग कहते हैं एम्बीवर्ट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? एम्बीवर्ट कहते हैं। ठीक है ना? ओके, अब देखिए आप, एक वर्ड हमारे पास एम्फी। एम्फी यानी क्या होता है? बोथ। एम्फी यानी क्या होता है? बोथ। जैसे एक शब्द है एम्फीबियन। एम्फीबियन, एन एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियन ऐसे जानवर होते हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। ऐसे जानवरों को कहते हैं एम्फीबियन। एम्फी यानी दोनों, दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड पे भी और वाटर में भी। उभयचर, उभयचरी, उभयचर बोलते हैं इनको। एक होता है एम्फी थिएटर, यानी कि थिएटर होता है ऐसा थिएटर जो एम्फी मतलब अराउंड, जिसके चारों तरफ थिएटर हो। एक जगह बीच में ओपन जगह होती है, एक बीच में रंगमंच होगा, थिएटर होगा और उसके चारों ओर बैठने की जगह होगी और ऊपर आसमान होगा खुला, मतलब ऊपर छत नहीं होगी उस थिएटर में। ऐसा थिएटर जिसके बीच में तो मंच बना हुआ है, रंगमंच बना हुआ है, ठीक है ना, और चारों तरफ बैठने की सीट बनी हुई है, ऊपर छत नहीं होती, खुले आसमान का थिएटर जिसमें चारों तरफ बैठने की जगह होती है। अराउंड, एम्फी यानी अराउंड, एम्फी थिएटर, ए अराउंड बिल्डिंग विदाउट अ रूफ एंड विद रोज ऑफ सीट्स, जिसके विदाउट अ रूफ, छत नहीं होती, विद रोज ऑफ सीट्स दैट राइज इन स्टेप्स अराउंड एन ओपन स्पेस। चारों तरफ अराउंड, चारों तरफ ओपन स्पेस में सीट लगी होती हैं, ऐसे बढ़ते क्रम में। स्टेप्स है ना, इन स्टेप्स सीढ़ियाँ बना देते हैं और सीढ़ियाँ ऐसे बनी होती हैं, नीचे ऊपर 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 और चारों तरफ लोग बैठे हुए होते हैं। पुराने ज़माने में ऐसे थिएटर्स बहुत होते थे। ठीक है ना? ये दो हो गए, एम्बी और एम्फी। अब देखिए आप एंटी। तीसरा वर्ड है हमारे पास एंटी। हमने दो पढ़ लिए जो दोनों के लिए था, एक तो एम्फी और एक एम्बी। अब हम बात करते हैं एंटी। एंटी यानी होता है बिफोर, पहले, बिफोर, पहले। जैसे एंटी रूम। एंटी रूम क्या होता है? किसी रेलवे स्टेशन पे या किसी बड़े रूम में जाना है आपको, किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे, या किसी एक बड़े मीटिंग हॉल में, ऑडिटोरियम में जाना है। उस ऑडिटोरियम में जाने से पहले एक रूम और होगा जहाँ वेट कर सकते हैं बैठ के, ठीक है ना, जहाँ आप थोड़ा रुकते हैं, उसको एंटी रूम कहते हैं। ए रूम वेयर पीपल कैन वेट, एक ऐसा रूम होता है जहाँ लोग वेट कर सकते हैं बिफोर एंटरिंग अ लार्जर रूम। एक बड़े रूम में, एक बड़े हॉल में जाने से पहले एक जगह वेट करते हैं, स्पेशली इन एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग। खासकर किसी पब्लिक, इम्पॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग में, किसी बड़े भवन में जाने से पहले बाहर एक छोटा रूम होता है जहाँ वेट कर सकते हैं पहले, जहाँ वेट करने जगह होती है, उसको एंटी रूम कहते हैं। तो एंटी यानी पहले होता है। एंटी नेटल, नेटल होता है पैदा होना, बच्चा जो होता है ना उसके लिए। एंटी यानी पहले। तो रिलेटिंग टू द मेडिकल केयर गिवन टू प्रेग्नेंट वुमन, एक बच्चा जो पैदा होगा उससे पहले प्रेग्नेंट वुमन को जो मेडिकल केयर दी जाती है उसे आप कहते हैं एंटी नेटल। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, प्रेग्नेंट होती है, उसका बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे की, उस माँ की केयर करने के लिए, बच्चा पैदा होते समय कोई कैजुअल्टी ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, उससे पहले जो उस बच्चे की, माँ की या बच्चे की जो पेट में जो केयर की जाती है उसे एंटी नेटल कहते हैं। एक होता है एंटी डेट, डेट से पहले। एंटी मैरिडियम, एंटी मैरिडियम सुना होगा, AM PM, पोस्ट मैरिडियम, पोस्ट यानी बाद में, एंटी यानी पहले। तो एंटी मैरिडियम, ठीक है ना, यानी कि मध्याह्न से पूर्व, दोपहर के 12 बजे से पहले का जो समय होता है उसे आप AM कहते हैं। रात के 12 से लेके दोपहर के 12 बजे तक का जो समय होता है उसे AM कहते हैं, एंटी मैरिडियम। और दोपहर से 12 से लेकर के रात के 12 बजे तक का जो समय है उसे PM कहते हैं, पोस्ट मैरिडियम, मध्याह्न पश्चात और मध्याह्न पूर्व। ओके, फिर देखो आप, एक हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो है ऑटो। ऑटो यानी सेल्फ, ऑटो मोड में, ऑटोमेटिक, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो यानी खुद, सेल्फ, सेल्फ। ऑटोबायोग्राफी, जब अपनी जीवन कथा आप खुद लिखते हो तो ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा। ऑटोमेटिक, जो अपने आप चलती है, जो मशीनें अपने आप चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक कहते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी, ऑटोमेटिक। फिर देखो बैन, बैन यानी होता है वेल, अच्छा। बैन, बैने, बैने या बैन, ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है अच्छा। जैसे बेनेवलेंट, बेनेवलेंट यानी
काइंड एंड जनरस, जो अच्छे लोग होते हैं, दयालु लोग होते हैं, जो उदार लोग होते हैं, उन्हें बेनेवलेंट कहते हैं। हिंदी में से कहते हैं परोपकारी। जो लोगों के, दूसरों के उपकार का सोचते हैं, जो दूसरों का भला सोचते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप बेनेवलेंट कहते हैं। फिर देखिए आप बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर किसे कहते हैं? बेनिफैक्टर होता है जो दूसरों का फैक्टर, बेनिफैक्टर मतलब जो दूसरों के उसके बारे में सोचते हैं, बेनिफैक्टर होते हैं। दानदाता, जो दूसरों को दान वगैरह देते हैं, उन्हें बेनिफैक्टर कहते हैं। बेनिफिशिएंट, ये भी जनरस होता है ऊपर बेनेवलेंट की तरह, अच्छा सोचने वाले, भला करने वाले, जनरस लोग, परोपकारी लोग। बेनिफिट यानी जो अच्छे फ़ायदे में हुआ हो, बेनिफिट भला, बेनिफिट यानी फ़ायदा, भला करना, बेनिफिट करना किसी का। तो बेने जहाँ लग गया उसका मतलब अच्छा है, अच्छे काम के लिए। बेनेवलेंट ये वो लोग होते हैं जो दूसरों का भला करते हैं, परोपकार लोग। बेनिफैक्टर जो दूसरों को दान देते हैं, बेनिफैक्टर। बेनिफिशिएंट ये उदार लोग ही होते हैं। बेनिफिट यानी फ़ायदा, अच्छा है ना, आपके लिए जो अच्छा है, जो फ़ायदा है, जो बढ़िया है, उसको बेनिफिट कहते हैं। तो ये 5 प्रीफिक्स हुए। और पढ़ते हैं इसके अंदर आगे, और भी प्रीफिक्स हैं इसमें। देखिए, एक होता है सेंट। सेंट यानी 100, आपने सुना होगा सेंचुरी। सेंचुरी मतलब 100, शतक जब लग जाता है, तो सेंट यानी होता है 100। 100th, सेंट यानी 100th मतलब 100वां। 100वां जैसे सेंटीमीटर, तो मीटर का 100वां भाग 1/100। 1 मीटर का 100वां भाग होता है 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हो गया। सेंटी यानी 100th, 100वां भाग। तो मीटर का 100वां भाग क्या हो गया? सेंटीमीटर। लीटर का 100वां भाग क्या हो गया? सेंटीलीटर। सेंटीमीटर, सेंटीलीटर, है ना, सेंटी यानी 100। ओके, एक है दोस्तों सरकम। सरकम क्या होता है? राउंड। सरकम चारों तरफ गोल, जो चीज़ होती है ना, गोल होना, राउंड होना, अबाउट, चारों ओर, उसके लिए बोलते हैं आप सरकम। चारों ओर, अबाउट या राउंड, गोले के लिए यूज़ करते हैं सरकम। जैसे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? परिधि। सरकमफ्रेंस किसी जो व्रत होता है, उस व्रत के चारों ओर जो रेखा, जो लाइन खिंची होती है ना, उसे आप सरकमफ्रेंस कहते हैं। देखो ये वाली, ये जो चारों तरफ गोला है, इसको आप सरकमफ्रेंस कहते हैं, परिधि। ठीक है ना? ये इसका सेंटर होता है और चारों तरफ इसकी परिधि होती है। सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन यानी सीधी बात ना करके घुमा फिरा के, चारों तरफ की, इधर की, उधर की, सब तरफ की बात करना, लेकिन मुद्दे की बात ना करना। सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन यानी टॉक राउंड अबाउट, गोल गोल बात करना, घुमा फिरा के बात करना, सर्कमलोक्यूशन। सर्कम यानी गोल गोल होता है, ठीक है ना, राउंड होता है, राउंड अबाउट। ठीक है। सर्कमस्पेक्ट। स्पेक्ट यानी देखना होता है, स्पेक्टिकुलेशन, स्पेक्ट्स, स्पेक्स, जो अपने चश्मे आते हैं उनको बोलते हैं स्पेक्स, है ना। तो स्पेक्ट यानी देखना, सर्कम यानी चारों तरफ। तो थिंकिंग वेरी केयरफुली अबाउट समथिंग बिफोर डूइंग इट, किसी काम को करने से पहले उसके बारे में सब कुछ सोचना, उसके हर तरफ के सारे व्यूज़, सारे फैक्ट्स, हर चीज़ को देखना, वो क्या कहलाता है? सर्कमस्पेक्ट। यानी कि हर तरफ की बात देखना, चारों तरफ की बातें देखना, ढंग से सोचना, उसको आप बोलते हैं सर्कमस्पेक्ट। एक होता है सर्कमस्टेंस, आपके चारों तरफ क्या स्थिति है। सर्कमस्टेंस, परिस्थिति क्या है। परि मतलब चारों तरफ की क्या स्थिति है, परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। तो सर्कमस्टांस होता है परिस्थिति, और सर्कमस्टांसेस प्लूरल हो गया परिस्थितियाँ। तो परि मतलब परिधि, बाहर का, चारों तरफ क्या स्थिति है। तो सर्कम मतलब चारों तरफ होता है। तो सर्कमफ्रेंस, सर्कमलोक्यूशन, सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्टेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अच्छा है, इससे आप वन वर्ड याद करने में आपको आसानी रहेगी, सिनोनिम, एंटोनिम याद करने में आपको आसानी रहेगी, आपकी वर्ड पावर बढ़ जाएगी। तो आई होप कि ये ना अच्छा टॉपिक है, ये आपको पढ़ना चाहिए। ओके, फिर हम बात करते हैं, देखो कॉम, कॉन और कॉल, ये तीनों वर्ड एक ही हैं, तीनों एक ही वर्ड है। एक्चुअली जो मेन वर्ड है वो है कॉन। कॉन का मतलब विद टुगेदर, अर्थ भी एक है, विद टुगेदर, साथ में। और ये एन बन जाएगा एम, कॉम,
अगर कोई शब्द एम से शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, पी से शुरू हो रहा है, जिसको हम बाइलेबियल कहते हैं, मैंने कल भी पढ़ाया था वो आई एन, आई एम, आई एल, आई आर, ये वही चीज़ है। और यही चीज़ सी ओ एल हो जाएगी अगर कोई शब्द एल से शुरू है। तो देखो ये चीज़ है, कॉम कब होगा, जब पहले उससे बाद में कोई बी वर्ड हो, पी वाला वर्ड हो या एम वाला वर्ड हो, तो कॉम अर्थविद होगा। वैसे कौन होता है। एल कब होगा, जब कोई स्पेलिंग एल से शुरू होती है, तो एल से पहले सी ओ एल आएगा, बी पी एम से पहले सी ओ एम आएगा और बाकी सब जगह एन आएगा। तो ये वाली बात ध्यान रखना आप। और इसका अर्थ होता है विथ टुगेदर। तो जैसे कंबाइन, कोई चीज़ को साथ में कंबाइन कर देते हैं, साथ में जोड़ देते हैं, कंबाइन। कंपेयर, कोई चीज़ को साथ में तुलना करना, कंपेयर। कमिंगल, साथ में मिला देना, मिंगल कर देना, उनका मिलन करवा देना। कॉम्पैक्ट, कोई साथ में कोई चीज़ को ऐसे मिला देना, कॉम्पैक्ट संकुचित कर देना, मिला करके इकट्ठा कर देना, कॉम्पैक्ट। कन्फाइड, अब देखो ये ऐप से शुरू हो गया, किसी से सीक्रेट शेयर करना, कन्फाइड। ये एक्चुअली यहाँ नीचे वाले में आना चाहिए, कन्फाइड, है ना, किसी से सीक्रेट शेयर करना। ओके, कन्फाइड नीचे आ जाएगा, वो ऐप से शुरू हो रहा है ना, तो इसे मतलब आप इसमें तो बी वाला, पी वाला, एम वाले ये वर्ड आएंगे, ये फिर पी वाला वर्ड आ गया। ये कन्फाइड हमने गलती से ऊपर लिख दिया, नीचे वाले में आ गए कन्फाइड। तो इसका मतलब भी विद टुगेदर होता है। तो कन्फाइड यानी किसी से सीक्रेट शेयर करना। कनकोड, कोड होता है धागा, है ना, तो कनकोड यानी किसी धागे से किसी को मिला दिया, जोड़ दिया, संबंध स्थापित कर दिया। तो कनकोड यानी होता है संबंध स्थापित करना, समझौता करना, किन चीज़ों को धागे से, किसी नियम से, किसी रूल से, किसी समझौते से जोड़ देना। कनकोड, जुड़ा हुआ होना, समझौता होना। कंडिसेंड या कॉन्डिसेंड, कॉन्डिसेंड होता है टू बिहेव विद समबडी एज दो यू आर मोर इंटेलिजेंट एंड मोर इम्पोर्टेंट देन दे आर, यानी कि किसी से ऐसे व्यवहार करना कि आप उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा अच्छे हैं आप, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं कॉन्डिसेंड, टू बिहेव विद समबडी एज दो यू आर मोर इंटेलिजेंट और मोर इम्पोर्टेंट देन दे आर, किसी और से कंपेयर करना और अपने आप को उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इंटेलिजेंट मानना, ये होता है कॉन्डिसेंड। कॉन्डिसेंड, ठीक है ना, किसी से गलत व्यवहार करना, छोटा तुच्छ समझ के उसको व्यवहार करना। अच्छा, सी ओ एल भी विद टुगेदर होता है, बट ये एल से शुरू होगा। देखो आप इसमें जो वर्ड देख रहे हैं आप वो एल वाले हैं। कोलैटरल, कोलैटरल यानी जमानत रहन, जब आप कोई चीज़ किसी से उधार लेते हैं तो कुछ जमानत छोड़ के आते हैं, कोई खेत, अपना कोई सोने का आइटम, उसको जमानत या रहन कहते हैं। समथिंग प्लेस्ड एज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के रूप में आप किसी को रख के आते हैं चीज़ें, फॉर रीपेमेंट ऑफ अ लोन, ताकि आप लोन को जब रीपेमेंट करें तो उससे उसके पास एक श्योरिटी रहनी चाहिए, सिक्योरिटी रहनी चाहिए कि भाई आप पेमेंट नहीं करोगे तो वो सामान वो रख लेगा अपने पास। टू बी फॉरफिटेड इन द इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर आप डिफ़ॉल्ट हो गए, आप गलत हो गए, आप पैसा नहीं चुकाया, आपने लोन नहीं चुकाया, तो फॉरफिट कर लेगा वो उस रहन को, उस चीज़ को जो आप रख के आए सिक्योरिटी के रूप में, वो उसको कब्जा कर लेगा, उसको ले लेगा। तो कोलेटरल मतलब सिक्योरिटी कह सकते हो, पॉन गिरवी रखना कह सकते हो, जमानत पे रखना, रहन रखना, उसे कहते हैं ना जमानत जब्त हो जाती है अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे, वो लोन अगर आप नहीं चुका पाओगे तो। एक होता है को लोकेट, लोकेट यानी स्थित होना, तो टुगेदर प्लेस, जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के साथ में स्थित होती है तो को लोकेट कहते हैं उसको, को लोकेट। टू प्लेस टुगेदर, कोई चीज़ को साथ में रखना, एक साथ स्थित होना। फिर होता है कोल्यूड, कोल्यूड यानी कि होता है किसी के साथ षड्यंत्र रचना, किसी के साथ षड्यंत्र रचना। कोल्यूड, कोल्यूड क्या होता है, किसी के साथ षड्यंत्र रचना, साठ-गांठ करना, षड्यंत्र रचना या साठ-गांठ करना। कॉन्स्पायर और इंट्रीग, कोल्यूड, किसी के साथ साठ-गांठ रचना, कोई गलत षड्यंत्र रचना, किसी को मारने का प्लान बनाना किसी के साथ में, उसे आप कहते हैं कोल्यूड। एक होता है कोलैबोरेट, कोलैबोरेट वर्क जॉइंटली ऑन एन एक्टिविटी और प्रोजेक्ट, किसी एक्टिविटी पर, किसी प्रोजेक्ट पर एक साथ मिलकर काम करना, वर्क जॉइंटली, मिलकर काम करना। कोलैबोरेट होता है ना, कोलैबोरेशन किया उन्होंने, दो कंपनियां साथ मिलकर काम करती हैं, दो ग्रुप साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसे कोलैबोरेशन कहते हैं, ठीक है ना। और इस वर्क को कहते हैं कोलैबोरेट, तो यानी कि साथ मिलके, विद टुगेदर, साथ में मिलके कोई
काम करना, कोई एक्टिविटी करना, कोई प्रोजेक्ट काम करना, उसे आप कहते हैं कोलैबोरेट करना, साथ मिल करके कोई प्रोजेक्ट करना, कोई एक्टिविटी करना, दैट इज़ नोन एज कोलैबोरेट। तो कॉल ये एल वाले शब्दों में आएगा। देखो लैबोरेट शब्द था, लैबोरेट यानी काम करना, लेबर लैबोरेट, ल्यूड यानी शामिल करना, इंक्लूड ल्यूड शामिल करना, कोलैबोरेट तो लैबोरेट वर्ड था तो साथ में काम करना, तो ये कॉल वर्ड हो गया। अब आ जाओ कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा अगेंस्ट या खिलाफ के लिए यूज होता है, अगेंस्ट या खिलाफ। कॉन्ट्रा किसके लिए यूज होगा? कोई चीज़ किसी के अगेंस्ट हो, किसी के खिलाफ हो, तो उसके साथ आप यूज़ करते हैं कॉन्ट्रा, अगेंस्ट या अपोजिट। जैसे कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधक। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होगा दोस्तों? गर्भ निरोधक। कॉन्ट्राबैंड ये होता है अगेंस्ट, बैन। कॉन्ट्राबैंड कोई चीज़ बैन है, इलीगल है, गैर कानूनी है, उसको एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना गैर कानूनी है, उस काम को करना गैर कानूनी है। बजरी का धंधा राजस्थान में इलीगल है, शराब को गुजरात में ले जाना लाना वहाँ इलीगल है, और अगर आप वो काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्राबैंड है। जो बैन है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, जो चीज़ बैन है वो काम आप कर रहे हैं, उसके खिलाफ अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्राबैंड। अगेंस्ट बैन, किसी बैन के खिलाफ काम करना। कोई चीज़ बैन है, प्रतिबंधित है, फिर भी काम करना। इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड इलीगली, कोई चीज़ को इलीगली गैर कानूनी रूप से इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना है, बाहर से चीज़ लेकर आना या यहाँ से चीज़ों को बाहर ले जाना। आइदर इन डिफाइंस ऑफ टोटल बैन, या तो वो चीज़ टोटल बैन है और उसका डिफाइंस कर रहे हो आप, अवज्ञा कर रहे हो, उसको अनदेखा कर रहे हो। विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, या बिना ड्यूटी, जो एक्साइज ड्यूटी होती है, जो कस्टम ड्यूटीज़ होती है, उनको बिना चुकाए अगर आप सामान लाते ले जाते हैं सरकार को बिना टैक्स दिए हुए, तो वो भी कॉन्ट्राबैंड होता है। ठीक है ना? कॉन्ट्रा यानी खिलाफ, बैंड यानी कि बैन के खिलाफ। कॉन्ट्रासेप्शन जब गर्भ निरोधक, जब पेट में बच्चा हो जाता है, उसको ना पड़े, बच्चा ना हो, आप सेप्शन ना हो, आप है ना प्रेग्नेंट ना हो, तो उस चीज़ के लिए कुछ दवाइयाँ ली जाती हैं, उसको कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं, उनके खिलाफ काम करने के लिए। कॉन्ट्राफ्लो, कॉन्ट्राफ्लो क्या होता है कि जब जैसे दो रोड है, एक जाने का है और एक आने का है, एक रोड के दो पार्ट कर देते हैं कई बार, एक जाने की तरफ का होता है, एक आने की तरफ का होता है, दो साइड होती है। तो एक साइड पे काम चल रहा है, मान लो जाती तरफ का काम चल रहा है, तो जिधर काम चल रहा है उस रोड के फ्लो को रोक देते हैं, अगेंस्ट फ्लो कोई ऐसे रोक लगा देते हैं, ठीक है ना, डेडलॉक कर देते हैं कि भाई इधर से कोई गाड़ी आएंगी जाएंगी नहीं, दोनों गाड़ियाँ उधर से आएंगी जाएंगी, जाने वाली भी उधर से आ रही है और आने वाली भी उधर से आ रही है, क्योंकि इधर तो काम चल रहा है। तो रोड के एक तरफ का, एक साइड का फ्लो रोक देना, फ्लो को रोक देना कॉन्ट्रा फ्लो कहलाता है कॉन्ट्रा फ्लो। ए सिस्टम दैट इज यूज व्हेन वन हाफ ऑफ लार्ज रोड, एक जो बड़ा रोड होता है ना, उसका जो आधा हिस्सा है, हाफ, वन हाफ इज क्लोज्ड, वो बंद कर दिया जाता है फॉर रिपेयर्स, ताकि वहाँ पे रिपेयर की जा सके। एंड द ट्रैफिक गोइंग इन बोथ डायरेक्शन हैज़ टू यूज़ द अदर हाफ, और वो ट्रैफिक जो दोनों साइड चल रहा था, अब उसको दूसरा हाफ ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस हाफ में तो काम चल रहा है। तो जब एक तरफ का साइड रोक देना ट्रैफिक को, दूसरी तरफ से दोनों ट्रैफिक चलाना, ये कहलाता है कॉन्ट्रा फ्लो। तो कॉन्ट्रा फ्लो, कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्रासेप्शन। एक वर्ड होता है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट यानी होता है विरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना क्या कहलाता है? कॉन्ट्राडिक्ट कहलाता है। ओके, फिर देखो आ जाइए आप साइबर। साइबर ये कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर इंटरनेट इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो चीज़ कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़ी हुई हो उसे आप क्या कहेंगे? ओके, जैसे साइबर क्राइम, यानी कि जो कंप्यूटर से संबंधित जो क्राइम होते हैं, वायरस डालना, कंप्यूटर को हैक कर देना, किसी की कंप्यूटर से सूचनाएं, इंफॉर्मेशन चुरा लेना, उसको आप साइबर क्राइम कहते हैं, ठीक है ना। आजकल इंटरनेट से, नेट से, नेटवर्किंग से लोग पैसा निकाल लेते हैं किसी के अकाउंट में, वो साइबर क्राइम है, तो और बहुत बड़ा क्राइम है, मैं खुद भुगत भोगी हूँ। तो साइबर क्राइम। साइबर कल्चर, जो इंटरनेट की कल्चर होती है, फेसबुक यूज़ करना, इंस्टा यूज़ करना, व्हाट्सएप यूज़ करना, ट्विटर यूज़ करना, कंप्यूटर का नेट यूज़ करना, उसको आप साइबर कल्चर कहते हैं। आजकल सब लोग नेट कंप्यूटर पे ही जुड़े रहते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, उन्हें। साइबर एक्सपर्ट, जो लोग कंप्यूटर और इंटरनेट से के जो एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें आप साइबर एक्सपर्ट कहते हैं।
जो इनकी बारीकियों को जानते हैं उन्हें आप साइबर एक्सपर्ट कहते हैं। फिर आ जाइए डाई। डाई क्या होता है? डाई यानी DIA, डाइया, गोइंग थ्रू और बिटवीन, किसी चीज़ के थ्रू गुजरना, गोइंग थ्रू, इधर से उधर पार करना, गोइंग थ्रू और बिटवीन, या फिर किसी चीज़ के बीच में स्थित होना, किसी चीज़ में से होकर गुजरना, या दो चीज़ें हैं बिटवीन, दो चीज़ के बीच में होना, वो कहलाता है डाई। किसी चीज़ में से गुजरना या दो चीज़ के बीच में होना, गोइंग बिटवीन, किसी चीज़ के बीच में से निकलना। जैसे डायग्नोसिस, ए थ्रू एनालिसिस ऑफ डिजीज़, किसी बीमारी का पूरा एनालिसिस करना कि ये बीमारी क्यों हुई, क्या कारण है, अब इसका क्या इलाज हो सकता है, उसे आप कहते हैं डायग्नोसिस, TIA। डायफ्रेम, जो अपना लंग्स होते हैं और जो स्टमक होता है, लंग्स ऊपर होंगे और स्टमक थोड़ा नीचे होता है, इन दोनों के बीच का, या लंग्स और स्टमक के बीच का एक जो मसल्स होती हैं उन्हें डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम द लेयर ऑफ मसल की एक लेयर होती है बिटवीन द लंग्स, जो लंग्स और स्टमक के बीच में होती है, लंग्स और स्टमक के बीच में होती है, यूज स्पेशली टू कंट्रोल ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में काम आती है। एक होता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है दोस्तों? एक जैसे वृत्त है, सर्कल, और ये इसकी सरकमफ्रेंस है, इसके बीच में ये दो जो ये है ना पॉइंट, इनके बीच में से जो लाइन गुजरती है, इसको आप कहते हैं डायमीटर, जिसको व्यास कहते हैं मैथ्स में, डायमीटर। तो ये डाई यानी इसने दो पार्ट भी कर दिए, इसके बीच में से गुजर रही है, तो जैसे कोई चीज़ बीच में गुजरती है तो उसके दो पार्ट कर ही देती है, तो ये कहलाता है डायमीटर, है ना। डायमीटर, ठीक है। तो डायग्नोसिस, बीमारी का निदान करना, पता लगाना। डायफ्राम, लंग्स और स्टमक के बीच की जो एक लेयर होती है मसल्स की, उसको डायफ्राम कहते हैं। डायमीटर, वृत्त के बीच की लाइन, बिटवीन यानी बीच में, दोनों के बिल्कुल बीच में, बिटवीन, उसे आप डाई कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात समझ में आ रही होगी आपको। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखिए 14, नेक्स्ट है एपी, EPI, एपी होता है ऊपर के लिए, अपॉन, कोई चीज़ जब किसी के ऊपर लिखी जाती है, रखी जाती है, तो उसको एपी कहते हैं। एपी यानी अबव, ओवर। जैसे एपीग्राफ, शिलालेख, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ बिल्डिंग, जब किसी बिल्डिंग के ऊपर कुछ लिखते हैं कि ये बिल्डिंग कब बनी, किसकी याद में बनी, इसका नाम क्या है, उस बिल्डिंग का नाम, उसके मालिक का नाम जो लिखा जाता है, भवन का नाम, उसे आप क्या कहते हैं? एपीग्राफ कहते हैं। शिलालेख, स्टैचू पे जो लिखा जाता है, कोइन, सिक्के पे ऊपर जो लिखा जाता है, किसी स्टैचू, किसी मूर्ति के ऊपर जो लिखा जाएगा कि ये मूर्ति किसकी है, किसके नाम है, एपीग्राफ कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो एपीग्राफ होता है जैसे, अच्छा एक एपीग्राफ आपने सुना होगा, जैसे किसी ग्रेवयार्ड होती है ना, कब्रिस्तान में जो ग्रेवयार्ड बनाई जाती है, उसके ऊपर एक पत्थर लगाया जाता है उसकी याद में, और उस पत्थर के ऊपर भी कुछ लिखा जाता है, तो किसी के ऊपर वो लिखा जाता है, उसको एपीग्राफ। ग्राफ यानी लिखना, ग्राफ यानी क्या होता है? लिखना, और एपी यानी ऊपर। तो किसी चीज़ के ऊपर, शिलालेख, पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर, किसी घर के ऊपर ऐसे लिखना, उसे अब क्या कहते हैं? बिल्डिंग, स्टैचू या कोइन के ऊपर लिखना एपीग्राफ कहलाता है। एक होता है एपीग्राम। एपीग्राम होता है, एक बुक होती है, बड़ी बुक, उस बुक के शुरू के पेज पे, उस बुक के शुरू के पेज पे एक लेख लिखा जाता है किसी के द्वारा, वो लेखक भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, उसको एपीग्राम कहते हैं। उसकी शॉर्ट बातें होती हैं, ए शॉर्ट पोएम और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन ए क्लेवर और अम्यूजिंग वे, उसको एपीग्राफ कहते हैं। छोटी एक कविता, एक छोटा कोई फ्रेज, उसको आप जो है ना, एक बहुत छोटी सी लाइन, छोटी सी कविता जो बहुत कुछ कह जाती है, एक मजाकिया तौर पर, अच्छे मनोरंजक तौर पे, क्लेवर रूप में या अम्यूजिंग वे में कोई आइडिया एक्सप्रेस करना, एक छोटी कविता या छोटे फ्रेज के ऊपर में, जो किसी बुक के बारे में पूरा बता दे, किसी कहानी के बारे में पूरा बता दे आपको, उसे आप एपीग्राम कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखा जाता है, ये भी ऊपर लिखा जाता है किसी के बुक वगैरह के इनके ऊपर। ओके, फिर आगे देखिए आप EU, इसका उच्चारण यू होता है, और ये गुड या वेल, अच्छे के लिए यूज़ होता है, अच्छे के लिए यूज़ करते हैं, गुड या वेल के लिए यूज़ करते हैं, अच्छे के लिए। जैसे यूलजी,
अब देखो यूलॉजी क्या होती है दोस्तों। यूलॉजी हम यूज़ करते हैं, जैसे अंग्रेज़ों के यहाँ क्या होता है, जब कोई शादी वगैरह होती है ना, तो लड़के वाले और लड़की वाले, ब्राइड ग्रूम और ब्राइड, दोनों की साइड की जो पार्टीज़ होती हैं, उनके जो पेरेंट्स और जो रिलेटिव्स होते हैं, वो शादी से कुछ दिनों पहले एक फंक्शन करते हैं, यूलॉजी फंक्शन होता है वो। उसमें वो क्या करते हैं, खाना वाना डिनर तो उनके होता ही होता है, साथ में यूलॉजी प्रोग्राम होता है। उसमें क्या होगा दोस्तों, लड़की वाले अपनी लड़की के बारे में बताएंगे, लड़की के बारे में ख़ास बातें, उसकी अच्छी क्वालिटीज़, कई बार मजाक में उसकी बुराइयाँ भी छोटी एक दो कुछ कमियाँ भी बता देते हैं। और ऐसे लड़के वाले जो उनके दोस्त, पेरेंट्स, उनके माता पिता, उनके उसके बारे में कुछ बताते हैं, ताकि दोनों फैमिली का आपस में एक इंट्रोडक्शन हो जाए, ब्राइड ग्रूम और ब्राइड का एक इंट्रोडक्शन हो जाए। तो जनरली ना इसमें अच्छे शब्द ही कहे जाते हैं, प्रशंसा के शब्द कहे जाते हैं, उसे यूलॉजी कहते हैं। यूलॉजी एक यूलॉजी होती है मरने के ऊपर भी। जब कोई मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसकी याद में, है ना, कुछ ऐसे उसकी प्रशंसा में कुछ शब्द कहे जाते हैं, उसे भी यूलॉजी कहते हैं। जैसे मेरे किसी के पिता एक्सपायर हो गए तो हमारे पापा ऐसे थे, उन्होंने ये किया था, ऐसा ऐसा किया था, वो पूरी बात जो प्रशंसा में जो कही जाती है उसको यूलॉजी कहते हैं। तो यूलॉजी किसी की प्रशंसा में कहे गए शब्द। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म क्या होता है, जैसे आजकल एक शब्द चल रहा है दिव्यांग, हिंदी में सुना होगा आपने, तो किसी को अपाहिज या विकलांग कहने के बजाय लोग दिव्यांग कहते हैं, तो ये यूफेमिज्म है ना, ये यूफेमिज्म कहलाता है। जैसे अगर आप किसी को प्रोस्टिट्यूट कहेंगे, किसी को हिंदी में वैश्या कह देंगे, तो वो सुनने में बहुत बुरा लगेगा, तो उसको प्रोस्टिट्यूट कहने के बजाय उसको द क्वीन ऑफ द नाइट कह दिया जाता है, रात की रानी, तो थोड़ा सा सुनने में इतना बुरा नहीं लगता है। इन शब्दों को थोड़ा जो स्तुति, जो किसी प्रशंसा में, है ना, एक अच्छे तरीके से जो कहा जाता है, इन शब्दों को आप क्या कहते हैं, यूफेमिज्म कहते हैं। यूफेमिज्म मतलब डायरेक्ट कड़े शब्द ना बोल करके थोड़े अच्छे शब्दों का, इसको व्यंजना कहते हैं, इसको व्यंजना भी कहा जाता है। यूफेमिज्म, जैसे काने को सूरदास कह दिया, है ना, इस तरह से जो यूज़ करते हैं उसे आप यूफेमिज्म कहते हैं, ठीक है ना। ओके, अब आ जाइए आगे यूफोरिया। यूफोरिया क्या होता है, ये भी अच्छे के लिए होता है, यूफोरिया गुड और वेल के लिए होता है। यूफोरिया मीन्स होता है एक अच्छा सा खुशी होती है आपको, क्षणिक सुख, टेम्पररी। जैसे कुछ लोगों ने नशा किया, वाइन पी, शराब पी, लिकर लिया, कोई ड्रग्स लिया, या कोई और ऐसा किया काम आपने जिसके लिए थोड़ी देर आपको बड़ा मज़ा आएगा, उसके बाद वापस सब कुछ वैसा हो जाएगा, उसे कहते हैं यूफोरिया। क्षणिक सुख, मोमेंट्री हैप्पीनेस, है ना, उसे कहते हैं यूफोरिया। जैसे म्यूज़िक सुना तो कुछ देर के लिए आपके दिमाग में टेंशन खत्म हो जाएगी, तो वो यूफोरिया है, क्षणिक सुख। यूथेनेजिया, ये क्या होता है, एक ऐसे लोग जिनको एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कष्टदायक है और उससे मौत आना भी मुश्किल है, लेकिन आपको जब तक मौत नहीं आएगी, साल 2 साल आपको तड़पना है, परेशान होना है, दुखी होना है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, एक अच्छी मौत की दुआ करते हैं, एक अच्छी मौत की डिमांड करते हैं, जो उनको उन कष्ट से ना, पता है कि मरना तो है लेकिन मरेंगे उससे पहले खूब कष्ट भोगेंगे, तो ऐसे लोग एक मौत की उम्मीद करते हैं, इसको इच्छा मृत्यु कहते हैं। इंग्लिश में उसे यूथेनेजिया कहते हैं। यूथेनेजिया होती है इच्छा मृत्यु। क्या कहते हैं इसको, इच्छा मृत्यु। एक होता है यूफनी। यूफनी होता है प्लीजिंग टू द ईयर, ऐसे शब्द, ऐसी वाणी जो आपको सुनने में अच्छी लगती हो, श्रुति मधुरता, सुनने में मधुर लगती हो, सुनने में अच्छी लगती हो, उसे कहते हैं यूफोनी। फोनी यानी आवाज़, यू यानी अच्छी, जो अच्छी आवाज़ है, जो सुनने में अच्छी लगती है, उसे आप यूफोनी कहते हैं। फिर देखो आप जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी। जियो यानी पृथ्वी। जैसे जियोग्राफी, है ना, ये जियोग्राफी किसे कहते हैं हम लोग, जो पृथ्वी के बारे में जो लिखा होता है, पढ़ाई होती है, उसे कहते हैं जियोग्राफी, भूगोल जिसे आप कहते हैं। जियोथर्मल, भूताप, पृथ्वी के तापमान की जो जानकारी दे उसको भूथर्मल कहते हैं। थर्मल या थर्मो, थर्मो होता है गर्मी के लिए, हीट के लिए, ताप के लिए। जियोफिजिक्स, जो पृथ्वी के फिजिक्स की बात करती हो, भौतिकी की बात करती हो। और एक होता है जॉर्ज। जॉर्ज होता है किसान को कहते हैं। तो अब देखो अंग्रेज़ों में कई लोग हैं जिनका नाम से पहले जॉर्ज लिखा होता है, जो किसान से संबंधित जो लोग होते हैं वो अपने नाम में जॉर्ज लगा देते हैं।
तो जॉर्ज अब वहाँ पे फेमस हो गया, काफ़ी लोग जॉर्ज नाम रखते हैं। तो जॉर्ज मतलब किसान के लिए वैसे यूज़ करते हैं। जियो फिजिक्स, ये सब जब पृथ्वी से जुड़ी हुई, अर्थ से जुड़ी हुई फिजिक्स है। जियो थर्मल, पृथ्वी से जुड़े हुए तापमान की जानकारी है। जियोग्राफी, पृथ्वी संबंधित पढ़ाई की बातें होती है। जियोग्राफी, भूगोल संबंधित जानकारी होती है। एक वर्ड होता है इंटर, और अभी आगे हम पढ़ेंगे एक शब्द होता है इंट्रा। एक तो इंटर होता है और अभी आगे आएगा एक इंट्रा। नेक्स्ट आपकी स्लाइड देखेंगे उस पर आएगा। इंटर होता है बिटवीन, बीच में, अमंग, दो के बीच में तो बिटवीन, दो से अधिक के बीच में तो अमंग, बट इंटर होता है बीच में, दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में अगर कोई चीज़ हो तो उसको इंटर कहते हैं। और इंटर दो के बीच में नहीं होता, कोई एक चीज़ है उसी के अंदर, उसी के अंदर। जैसे एक तो होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल दो देशों के बीच में या खूब सारे देशों के बीच में। एक होता है इंट्रानेशनल, इंट्रानेशनल एक देश है, एक नेशन है, उसी के अंदर अंदर। जैसे इंटरनेशनल हो गया, भारत देश के अंदर कोई गेम चल रहे हैं तो उनमें जो कंपटीशन हो रहा है वो इंट्रानेशनल है। और एक इंटरनेशनल मैच है, इसका मतलब भारत देश का मैच किसी दूसरे देश के साथ में हो रहा है, उसे आप इंटरनेशनल मैच कहते हैं। ठीक है ना। तो इंटर मतलब बिटवीन में, इंट्रा मतलब विद इन, जो अभी थोड़ी देर पढ़ेंगे। पहले आप इंटर पढ़ लीजिए। इंटरनेशनल, दो या दो से अधिक देशों के बीच में। इंटरमैरी, ऐसी शादी जो दो धर्म, दो जातियां, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, या कई बार अलग अलग देश के ही लोग हैं जिनका जाति धर्म बिल्कुल अलग है, उनके अंदर अगर शादी होती है तो उसको इंटरमैरी कहते हैं। इंटरकास्ट मैरिज सुना होगा आपने, इंटरकास्ट मैरिज, दो अलग अलग कास्ट के बीच में, दो या तीन, है ना ऐसे। तो इंटरमैरी, टू मैरी समबडी ऑफ अ डिफरेंट रेस, जो आपसे बिल्कुल अलग जाति का है, फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, अलग देश का है, और डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप या अलग धार्मिक समूह का है। जैसे हिंदू की शादी मुस्लिम से होती हो, इंडियन की शादी अमेरिकन से होती हो, राजपूत की शादी ब्राह्मण से होती हो, तो इस तरह की जो शादियां हैं वो इंटरमैरी होती हैं। इनको अब आजकल इंटरकास्ट मैरिज भी कहते हैं। एक होता है इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब दो लोगों के बीच में एक्शन होना, अंतर गतिविधियाँ। जैसे टीचर और स्टूडेंट, टीचर का काम पढ़ाना है, स्टूडेंट का काम पढ़ना है, लेकिन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होना चाहिए। जो आप देख रहे होंगे हमारे जो इस तरह जो क्लास होती है ना ये ऑनलाइन, इनमें ये इंटरेक्शन बहुत कम होता है। तो जहाँ इंटरेक्शन की बात हो, मतलब कि दो लोगों के बीच में आपस में एक्शन हो रहा है, एक अगर ऐसे कर रहा है तो एक ऐसे कर रहा है, तो वो इंटरेक्शन है। एक डांट रहा है तो एक डांट खा रहा है, इंटरेक्शन है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, मतलब आपस में बातचीत, गतिविधियां होनी चाहिए। इंटरसेक्ट मतलब जब दो रोड, दो गलियां आपस में मिलती हैं, बीच में से गुजरती हैं, उसको आप इंटरसेक्ट कहते हैं। टू क्रॉस ईच अदर, एक गली, रोड, गली, लाइन जब आपस में क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट कहते हैं उसको। दो गलियां, दो रास्ते जब आपस में काटते हैं, क्रॉस करते हैं, उसे। इंटरल्यूड, जैसे एक बड़ा जो नाटक होता है, एक जो बड़ी किताब होती है, बड़ी जो दावत होती है, जो लंबे समय चलेगी, जो कहानी लंबे टाइम चलेगी, उस कहानी को दो भागों में बांट दिया आपने मान लो, और दो भागों के बीच में एक थोड़ा ब्रेक दे दिया, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटे, 2 घंटे का। तो वो जो ब्रेक है, उस ब्रेक में उन दोनों कहानियों से एक अलग कहानी बीच में सुनाई जाती है, बताई जाती है, उसको आप इंटरल्यूड कहते हैं। या कोई बड़ा शादी का इनका प्रोग्राम, फंक्शन है, वो शादी का फंक्शन चल रहा है, लेकिन बीच में कोई छोटा सा प्रोग्राम गाने बजाने का, म्यूज़िक का रख दिया, उसे इंटरल्यूड कहते हैं। इंटरल्यूड क्या होता है? ए पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स, दो घटनाओं के बीच का एक समय होता है, ड्यूरिंग विच समथिंग डिफरेंट हैपन्स, उन दो घटनाओं में जो घटित हो रहा है उनसे अलग, डिफरेंट, इस बीच में घटित होता है। ड्यूरिंग विच समथिंग डिफरेंट हैपन्स, कुछ अलग हैपन होता है, कुछ अलग घटित होता है, उसे आप कहते हैं इंटरल्यूड। तो इंटरनेशनल, इंटरमैरी, इंटरेक्शन, इंटरसेक्ट, इंटरल्यूड, ये सब जो है ये बताते हैं इस चीज़ों के बारे में, ठीक है ना, इंटर के बारे में। ये इंटर हो गया दो या दो से अधिक के बीच में। अब हम बात करते हैं इंट्रा। इंट्रा का मतलब क्या बताया आपको मैंने? इंट्रा मतलब एक चीज़ है उसी के अंदर, इनसाइड, विद इन, उसी के अंदर अंदर। जैसे इंट्रावेनस, वेनस बना वेन से, वेन होता है नस, जो हमारी नसें होती हैं शरीर में, इंट्रावेनस,
ऑफ ड्रग्स और फूड, जब हमारी नसों के अंदर इनसाइड विद इन कोई फूड, कोई खाना या कोई दवाई जब डाली जाती है तो उसको इंट्रावेनस कहते हैं। गोइंग इनटू अ वेन, किसी की नसों में कोई चीज़ अंदर जाना, इनटू अंदर, उसको इंट्रा कहते हैं, इंटर नहीं इंट्रा। इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल क्या होता है? एक कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल या कोई कॉलेज है, उसी के अंदर टेकिंग प्लेस विद इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। इंट्राम्यूरल, ये गेम्स वगैरह या कोई एक्टिविटी, कंपटीशन हो सकता है जो किसी कॉलेज के अंदर ही अंदर चल रहे हैं, स्कूल के अंदर के बच्चों में चल रहे हैं, एक ही स्कूल के बच्चों में क्लास में अलग अलग क्लास के बीच चल रहे हैं, उसको आप इंट्राम्यूरल कहते हैं। टेकिंग प्लेस विद इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन, किसी एक ही इंस्टीट्यूट के बीच में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके अंदर अंदर ही इंट्रा, उसे आप इंट्राम्यूरल कहते हैं। एक होता है इंट्रामस्कुलर, हैपनिंग इनसाइड अ मसल, कोई एक मसल है, उस मसल के अंदर कुछ हो रहा है तो इंट्रा मस्कुलर हो गया। इंट्रा डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है उसी के अंदर अंदर, विद इन अ डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर दो अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं, दो अलग अलग हुए तो इंटर डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर तो इंट्रा डिपार्टमेंट। एक होता है इंट्रा यूटेरिन, यूटेरिन बड़ा यूट्रस से, तो विद इन द यूट्रस, कोई महिला होती है उसके शरीर में यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उस बच्चेदानी के अंदर ही अंदर अगर कुछ हो रहा है तो विद इन द यूट्रस, इंट्रा यूटेरस, यूट्रीन, इंट्रा यूट्रीन, ठीक है ना। तो ये इंट्रा का मतलब होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, एक होता है इंट्रो, इंटर, इंट्रा, इंट्रो। इंट्रो क्या होता है? इनटू। इस इंट्रा मतलब इनसाइड होता है, इंट्रो मतलब इनटू या इनवर्ड्स, अंदर की ओर, अंदर की तरफ, है ना, इनवर्ड्स, अंदर की ओर। तो एक वर्ड होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स द केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ योर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड रीजंस। अपनी फीलिंग्स, अपने ही रीजंस जो तर्क दे रहे हो, अपने ही थॉट्स, विचारों के अंदर ही अंदर सोचना। आप ये सोचते हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो प्लानिंग बना रहा हूँ मेरी सही है कि नहीं है। तो कहते हैं ना, आत्मचिंतन करना, अपने आप से अंदर ही अंदर इंस्पेक्शन करना, देखना, झांकना, अपने अंदर झांक के देखना, अंतर मनन करना, चिंतन करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। तो कहा जाता है कि कभी कभी ना हमें शांति में बिल्कुल कीप क्वाइट बैठ करके, चुप रह करके ना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। शांति, सन्नाटा भी कई बार ज़रूरी होता है, इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ योर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड रीजंस, अपने खुद की फीलिंग्स, रीजंस और थॉट्स को केयरफुल एग्जामिनेशन करना क्या कहलाता है? इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। एक होता है इंट्रोवर्ट, हम बताया था, अंतर्मुखी, जो अपने अंदर ही अंदर रहता है, अपने बारे में सोचता है, अपने से बात करता है, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता, उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। इसका ऑपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रो मतलब इनटू, इनवर्ड। अब देखो, एक होता है किलो, किलो का मतलब होता है 1000, 1000। अब आपको देखो, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे मान लो मेरा कोई वीडियो यूट्यूब पे है और उस यूट्यूब पे लिखा हुआ है कि उसको इतने व्यूज़ मिल चुके हैं, 2K व्यूज़ मिल गए हैं। तो 2K का मतलब आप क्या समझोगे? K का मतलब है 2 किलो, 2 किलो व्यूज़ मिल गए हैं। और किलो का मतलब क्या होता है? 1000। किलो का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1000 होता है। तो 2K मतलब 2000 लोगों ने उसको देख लिया है, 2000 लोगों ने देख लिया है, उसे आप 2K कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2K का मतलब 2 किलो और 2 किलो मतलब 2000। कई लोग क्या समझते हैं, 2K मतलब 2 करोड़ लोगों ने देख लिया उसको। नहीं, 2 करोड़ नहीं होगा। 2K मतलब क्या होगा? 2 किलो, और किलो का मतलब क्या होता है? 1000 होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो किलो मतलब 1000, जैसे किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो समझ में आ गया आपको? 1000 मीटर। किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। किलोग्राम मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो किलो का मतलब 1000, तो 2K मतलब 2000। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, मेगा के 2 मतलब होते हैं। एक तो मेगा का मतलब होता है मिलियन। क्या होता है? मिलियन। मिलियन मतलब होता है 10 लाख।
10 लाख। और 1 मेगा का मतलब होता है एक्सट्रीमली, जैसे एक वर्ड है लास्ट में देखना, मेगा रिच, एक्सट्रीमली रिच। मेगा रिच मतलब बहुत ज़्यादा अमीर, मेगा है ना, मेगा बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली। और 1 मेगा का मतलब होता है 10 लाख, जैसे मेगा बाइट। तो अगर आपको मेगा बाइट डेटा मिला हुआ है तो इसका मतलब 10 लाख बाइट्स हैं उसके अंदर, 10 लाख बाइट्स। मेगा हर्ट्स मतलब 10 लाख हर्ट्स, ये जो कंपन वगैरह को, इनको बिजली वगैरह उनको मापते हैं उसके लिए आता है, फिजिक्स वगैरह हम पढ़ते हैं। वॉट, बिजली के तो वॉट आता है, मेगा वॉट, मेगा हर्ट्ज आता है ना, रेडियो वगैरह में आता है, फ्रिक्वेंसी को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है मेगा हर्ट्ज। मेगा वॉट है ना, मतलब 10 लाख वॉट, जैसे एक बल्ब होते हैं 100 वाट का, 10 वाट का, 20 वाट की ट्यूबलाइट्स होती हैं। मेगा डेथ, इस मेगा डेथ में बीच में गैप नहीं है, ये थोड़ा देख लेना आप, यहाँ पे गैप नहीं है, ये पूरा एक ही वर्ड है। और मेगा डेथ मतलब ये यूज़ किया गया वर्ड जब वो हुए ना, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब हुए, न्यूक्लियर विस्फोट जब हुए, तो एक साथ 10 लाख लोग मर गए। ये ऐसे कहते हैं कि एक साथ 10 लाख लोग मर सकते हैं, तो इसे कहा जाता है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से मेगा डेथ हो सकती है। तो मेगा डेथ का मतलब क्या हुआ, 10 लाख डेथ एक साथ हो सकती है, 10 लाख डेथ्स। ओके, मेगा मतलब मिलियन, तो मेगा डेथ समझ आ गया आपको, एक साथ 10 लाख मौतें हैं। मेगा डेथ मीन्स 10 लाख मौतें होना मेगा डेथ कहलाता है। तो मेगा के दो मतलब, वो एक तो मिलियन हो गया, और 1 मेगा का मतलब एक्सट्रीमली हो गया, है ना। जैसे मेगा है ना, मेगा मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली। अब आ जाओ, एक वर्ड है माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। जैसे माइक्रोमीटर, बहुत छोटा मीटर। माइक्रोलाइट, एक बहुत ही हल्का एयरक्राफ्ट होता है, माइक्रोलाइट, लाइट यानी हल्का, तो बहुत ही हल्का एयरक्राफ्ट होगा, 1 और 2 सीटर, जिसमें 1 या 2 सीट होंगे, उसको माइक्रो लाइट कहते हैं। एक होता है माइक्रो कार, माइक्रो कार यानी छोटी कार। माइक्रो स्कर्ट, एक तो होता है लॉन्ग स्कर्ट, लंबे वाला स्कर्ट, घाघरा, है ना, मैक्सी स्कर्ट भी कहते हैं। एक होता है मिनी स्कर्ट, थोड़ा सा नी से ऊपर होगा, नी से थोड़ा ऊपर होगा। एक होता है माइक्रो स्कर्ट, तो बहुत ही छोटा होगा, वेरी स्मॉल। माइक्रो कंप्यूटर, बहुत छोटा कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। ओके, आगे देखिए आप, मिड यानी होता है इन द मिडिल ऑफ, बिल्कुल बीच में, मध्य में, इन द मिडिल ऑफ। जैसे मिड नाइट, बिल्कुल रात के बीच में। मिड आफ्टरनून, ठीक दोपहर के 12 बजे टाइम होता है। मिड दिसंबर, दिसंबर के बीच में। मिड सेशन, सेशन के बीच में। तो मिड यानी बिल्कुल बीच में, इन द मिडल ऑफ। एक होता है मिली यानी थाउजेंड्स, 1000 हुआ, है ना, 1/1000, एक का 1000वां हिस्सा। तो मिली सेकेंड मतलब 1 सेकंड का भी 1000वां हिस्सा। मिलीमीटर, 1 मीटर का 1000वां हिस्सा। सेंटी यानी 100, मिली यानी 1000, 1/1000, है ना, 1000वां। मिलीलीटर, 1 लीटर का 1000वां हिस्सा, उसको कहते हैं मिलीलीटर, बहुत कम मात्रा में होती है। मिली यानी 1/1000, यानी कि 1 सेकंड का 1000 हिस्सा कर दो, मीटर का 1000 हिस्सा कर दो, लीटर का 1000 हिस्सा कर दो, 1000 का भाग दे दो उसके अंदर, वो होता है मिली, ठीक है। किलो होता है गुना कर दो 1000 से, और मिली का मतलब 1000 का भाग दे दो उसमें। ओके, फिर देखिए आप, एक वर्ड है न्यू। न्यू यानी होता है नया, नया या रिवाइव्ड, या जो पहले चला गया था, जो ख़त्म हो गया था, जो प्रचलित नहीं रहा, उसको वापस रिवाइव करना, उसको वापस पुनर्जीवित करना, उसको वापस ज़िंदगी देना, नया बना देना उसको। मरे हुए को सही कर देना, ख़त्म को सही कर देना, अप्रचलित को वापस प्रचलित कर देना, वो भी कहलाता है न्यू, रिवाइवल या फिर न्यू। तो न्यो क्लासिक मतलब ऐसा लिटरेचर जो पुराने ज़माने में चलता था, आज से हज़ारों साल पहले, उसको अगर आप वापस से रिवाइव कर दें, उसको नए ढंग से नया लिखें, उसको नियो क्लासिकल कहते हैं। तो हमारे इंग्लिश में लिटरेचर में होता है नियो क्लासिकल लिटरेचर, जो अलेक्जेंडर पॉप था, जॉनसन थे, ठीक है ना, ये ड्राइडन थे, इन्होंने नियो क्लासिकल लिटरेचर लिखा था, और उस एज को इस वजह से नियो क्लासिकल एज भी कहते हैं। और क्लासिकल एज था पुराने टाइम का, होमर का, विजिल का, वर्जिल का, इनका जो लिटरेचर था। नियो नाजी, ये नए नाजियाँ हैं। नियो गॉथिक,
नए प्रकार का आर्किटेक्चर, नए प्रकार का अभी निर्माण कला भवनों की। नियोनेटल, नेटल में मतलब बच्चे का जन्म लेना और वो सब चीज़ होती है। नेटल, नया बच्चा। तो नियोनेटल यानी जब बच्चा नया नया पैदा होता है उससे संबंधित चीज़ें। नियोनेटल, न्यू बॉर्न, जो नया नया पैदा हुआ, न्यू बॉर्न। तो नेटल यानी बॉर्न होना, न्यू यानी नया, न्यू बॉर्न। एक होता है वर्ड ओमनी। ओमनी यानी होता है ऑल। ओमनी यानी क्या होता है दोस्तों? ऑल। ऑल यानी सारा, सारा, पूरा, सब मिला के। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सब जगह प्रेजेंट हो। ऑल वेयर, एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित है। भगवान के लिए कहते हैं कि वो ओमनी प्रेजेंट है, वो कण कण में व्याप्त है, हर जगह, पेड़ पौधे पत्थर सब में है, उसको आप ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ओमनीसाइंट, ये सर्वज्ञ होता है, जिसको सब चीज़ों की जानकारी हो। तो भगवान के लिए कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है, वो ओमनीसाइंट, सर्वज्ञ है। वो ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, जो सारी पोटेंशियल हो, सारी शक्ति हो, उसे ओमनीपोटेंट कहते हैं। ओमनीवोरस, जो सब खाता हो, जो नॉन वेज भी खाता हो, वेज भी खाता हो, उसको ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है ना। ओमनीबस, ये एक ऐसा बड़ा खूब सारी बुक्स का एक साथ संग्रह कर लेना, बड़ा वॉल्यूम बना देना, ओमनीबस कहलाता है। किसी ने 5-6 नॉवल लिखे, उन सभी नॉवल को एक साथ मिला करके देना, वो ओमनीबस कहलाता है। तो वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश सेपरेटली, जो पहले सेपरेटली पब्लिश हुई थी अलग अलग टाइम पे, उन सबको इकट्ठा करके एक साथ आपने दे दिया, वो ओमनीबस कहलाता है। ठीक है ना। एक होता है पेन। पेन का मतलब भी ऑल होता है, खूब यूज़ करते हैं लोग आजकल। ऑल, ऑल मतलब जैसे पैन इंडियन मतलब ऑल इंडियन, पैन अमेरिकन, ऑल अमेरिकन। पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में बिजनेस है उसका। तो पैन, ऑल, वर्ल्ड वाइड भी कहते हैं, पूरी दुनिया में। पैन इंडियन, पूरे भारतीय, पूरे भारत में। पैन अमेरिकन, पूरे अमेरिका में या पूरा अमेरिका। पैन अफ्रीकन, पूरा सब। पैंडेमिक, ऐसी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में फैल गई। पनेशिया, ऐसा इलाज जो हर बीमारी को सही कर दे, कहते हैं ना हर मर्ज की दवा। रामबाण है वो, तो पनेशिया, रामबाण को कहते हैं। रामबाण कहते हैं भाई ऐसा इलाज जो हर जगह काम आ जाएगा। जैसे कहते हैं कि साहब योगा, जिसमें जो कपाल भाती वगैरह जो होती हैं, ये पनेशिया हैं, हर मर्ज की दवा है ये। इसमें लगभग सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। तो पनेशिया, सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, जो हर समस्या का समाधान हो, उसे आप पनेशिया कहते हैं। और पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हर प्रॉब्लम का जो इलाज हो, उसे आप पनेशिया कहते हैं। और ऐसी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई पैंडेमिक है। जैसे आपको पता होगा, आप कोरोना को जो है, कोविड-19 को ऐसी बीमारी कह सकते हैं जो पैंडेमिक है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड में है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। ठीक है ना। तो ये अच्छे वर्ड हैं, ये अगर आपको याद हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा है। आपको शब्दावली, आपकी वोकैबलरी बहुत मजबूत हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोटो, फोटो का मतलब होता है रोशनी, लाइट, रोशनी। फोटो, फोटोसिंथेसिस, फोटोग्राफ, लाइट से जो काम करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक यानी कि जो रोशनी की जो लाइट से जो बिजली बनती है, उसका ही फोटो इलेक्ट्रिक साइंस है। फोटोसिंथेसिस, लाइट से जो चीज़ें बनती हैं, फोटोसिंथेसिस है ना, सिंथेसिस निर्माण होना। फोटो यानी लाइट से कुछ निर्माण होना, लाइट का निर्माण करना। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में भी लाइट का ही काम होता है। ठीक है ना। तो फोटोग्राफ, फोटोसिंथेसिस, फोटो इलेक्ट्रिक, इन सब में फोटो का मतलब रोशनी है, लाइट है। प्रोटो, प्रोटो यानी पहला, ओरिजिनल, बिल्कुल मूल, ओरिजिनल, पहला। सब प्रोटोटाइप, ये इस टाइप का पहली चीज़ थी। प्रोटोटाइप मतलब उस टाइप की वो पहली चीज़ थी, ओरिजिनल चीज़ है प्रोटोटाइप। प्रोटो मार्टियर, पहला शहीद। मार्टियर होता है शहीद, जिसने अपने देश के लिए, धर्म के लिए बलिदान किया हो, मार्टियर, शहीद। फर्स्ट क्रिश्चियन मार्टियर, स्टीफन, पहला क्रिश्चियन मार्टियर, शहीद किसको माना जाता है? स्टीफन को माना जाता है। तो प्रोटो यानी पहला, ओरिजिनल, मूल। एक होता है क्वाड या क्वाड्री, क्वाड या क्वाड्री। क्वाड मतलब 4, चार के लिए यूज होता है ना, 4।
जैसे क्वाड्रेंगल, तो कोई ऐसा स्क्वायर दैट हैज़ बिल्डिंग्स ऑल अराउंड, स्पेशली इन स्कूल और कॉलेज। क्वाड्रेंगल तो यानी कोई ऐसा ओपन स्क्वायर एरिया, चारों तरफ किसी स्कूल के बिल्डिंग के चारों तरफ चौकोर खुला एरिया, क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल ओपन स्क्वायर एरिया। एक तो होता है चारों तरफ गोल एरिया, एक होता है कैसा भी नाप का नहीं, अलग अलग है, किधर छोटा है इधर बड़ा है, किधर कम चौड़ाई है उसकी। एक होता है क्वाड्रेंगल, ओपन स्क्वायर एरिया होता है, दैट हैज़ बिल्डिंग्स ऑल अराउंड इट, मतलब दैट हैज़ बिल्डिंग्स ऑल अराउंड इट, किसी बिल्डिंग कोई रखती है अपने चारों ओर, इन स्कूल और कॉलेज, स्कूल कॉलेज के अंदर। एरिया दैट हैज़ बिल्डिंग्स ऑल अराउंड इट, किसी बिल्डिंग के चारों ओर जो ओपन एरिया होता है उसको आप क्वाड्रेंगल कहते हैं। एक होता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री वर्ड भी होता है ना, क्वाड्री इसका मतलब भी चार ही होता है, क्वाड्रिलेटरल। तो फ्लैट स्पेस विथ 4 स्ट्रेट साइड्स, यानी कि जिसके चारों तरफ, लेटरल होता है साइड, तो चारों तरफ 4 साइड्स हों उसके, क्वाड्रिलेटरल। फ्लैट शेप विथ 4 स्ट्रेट साइड्स, एक कोई फ्लैट शेप होती है जिसके स्ट्रेट सीधी सीधी साइड्स होती हैं इसके, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल अरे चतुर्भुज थोड़ा होता है टाइप का, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रुप्लेट, क्वाड्रुप्लेट इसको क्वाड भी कहते हैं, जब एक साथ 4 बच्चे पैदा हों किसी माँ के, जब किसी माँ के सेम टाइम जब 4 बच्चे पैदा होते हों, उन चारों बच्चों को आपस में क्वाड्रुप्लेट कहते हैं। क्वाड्रुप्लेट, 4 चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर, एक ही माँ से एक ही समय पे जब 4 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, उन बच्चों को, उनमें से प्रत्येक बच्चे को क्या कहते हैं हम लोग, क्वाड्रुप्लेट। क्वाड्रुप्लेट, उन चारों बच्चों में जब एक एक बच्चा जो है, ये बच्चा भाई क्वाड्रुप्लेट है क्योंकि ये बच्चे के साथ में 3 बच्चे और पैदा हुए थे, टोटल 4 बच्चे एक साथ पैदा हुए थे, उसे कहते हैं क्वाड्रुप्लेट, है ना। एक साथ जब 4 बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों को आप क्वाड्रुप्लेट कहते हैं। रेट्रो यानी किसी को बैक, वापस ले जाना, कोई चीज़ आगे चली गई थी यहाँ से वापस लेकर आना, उसे कहते हैं रेट्रो। तो रेट्रोग्रेड, रेट्रोफ्लेक्स, रेट्रोस्पेक्ट, इन सब में रेट्रो का मतलब होगा बैक, वापस। रेट्रोग्रेड यानी रिटर्निंग टू हाउ समथिंग वाज इन द पास्ट। रेट्रोग्रेड हो गया मतलब कोई चीज़ आगे बढ़ गई थी, प्रमोशन होते होते आगे चली गई, अब रेट्रोग्रेड हो गया तो वापस उसको वहीं ले आए, डिमोशन हो गया उसका। रिटर्निंग टू हाउ समथिंग वाज इन द पास्ट, जो चीज़ जैसे पहले थी पास्ट में उसको वैसे वापस आपने कर दिया, रेट्रोग्रेड कर दिया उसको, है ना। पुरानी स्थिति में ले गए वापस, पुरानी स्थिति में वापस ले जाना, रेट्रोग्रेड, उसी ग्रेड में उसी स्थिति में ले जाना। एक होता है रेट्रोफ्लेक्स। रेट्रोफ्लेक्स क्या होता है, ये मेडिकल लाइन में यूज होता है, ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी टर्न बैकवर्ड्स, ये बॉडी का पार्ट होता है मेडिकल में, टर्न बैकवर्ड्स, जो पीछे की तरफ मुड़ जाता है, टर्न बैकवर्ड्स, पीछे तरफ मुड़ जाना, उसको रेट्रोफ्लेक्स कहते हैं। रेट्रोस्पेक्ट यानी वापस देखना, जो चिंतन करना। इंट्रोस्पेक्ट मतलब अंदर ही अंदर चिंतन करना। रेट्रोस्पेक्ट मतलब आपने पास्ट में क्या किया उसको देखो, एक बार पीछे मुड़ के देखो आपने ज़िंदगी में क्या किया, क्या खोया क्या पाया, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट। थिंकिंग अबाउट पास्ट इवेंट और सिचुएशन, पास्ट की घटनाओं, पास्ट की सिचुएशन के बारे में सोचना रेट्रोस्पेक्ट कहलाता है। एक होता है सेमी। सेमी यानी होता है हाफ, पार्टली, आधा, पार्ट, पार्टली है ना, मतलब आधा। सेमी, सेमी नहीं होता है आधा या आंशिक, सेमी, सेमीफाइनल, सेमी सर्कल, आधा सर्कल। सेमी कॉन्शस यानी कि थोड़ा बहुत चेतना है थोड़ी बहुत नहीं है, सेमी, सेमी कॉन्शस। अर्ध चेतना, अर्ध चेतना की स्थिति है, आधा होश है आधा नहीं है। सेमीफाइनल, आधी जीत हो गई है बस अब एक जीत बची है, पूरी जीत हो जाएगी। सेमी कंडक्टर, अर्धचालक, जो एक तो होता है फुल कंडक्टर, जैसे तांबा है वो फुल कंडक्टर है, कुछ धातु होते हैं अर्धचालक होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। सेमी प्रेशस स्टोन होते हैं, एक तो हीरा मोती से बहुत महंगे धातु होते हैं, वो स्टोन होते हैं। कुछ होते हैं सेमी प्रेशस, बहुत ज़्यादा महंगे तो नहीं होते बट हाँ महंगे होते हैं, पार्टली कुछ अच्छे लगते हैं वो, थोड़े महंगे होते हैं। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन होता है जब आपको सेंटेंस को पूरा फुल स्टॉप लगा के नहीं रोकना हो, थोड़ा बहुत स्टॉपेज करना हो, उसको कहते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का ये निशान होता है, फुल स्टॉप और कोमा इनके बीच की स्थिति होती है सेमी कॉलन। ये आरपीएससी ने एलडीसी 2016 इस एग्ज़ाम में पूछा भी था, ठीक है ना, ये पूछा हुआ है सेमी कॉलन, आरपीएससी ने एग्ज़ाम में पूछा था।
तो सेमी का मतलब क्या हो गया, पार्टली या आंशिक, ठीक है। अब आ जाइए, अब नेक्स्ट है सेमी हाफ हो गया। अब होता है सिन। सिन यानी किसी के साथ में, विद टुगेदर, साथ साथ में। सिन यानी विद या टुगेदर। जैसे एक वर्ड है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज यानी टू हैपन एट द सेम टाइम। जब कोई चीज़ एक साथ उसी समय पे घटित होती है उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज। जरा पढ़ाओ ना, साइमल्टेनियस, एक वर्ड होता है साइमल्टेनियस, साथ साथ में घटित होना। ऐसे वर्ड होता है सिंक्रोनाइज। क्रोनाइज मतलब उसी समय, सेम टाइम पे, है ना। क्रॉनिकल, समय जुड़ा होता है, क्रॉनिकल, क्रोनाइज। तो सिन यानी साथ में, एक समय पर ही साथ में होना कोई चीज़ को, सिंक्रोनाइज। टू हैपन एट द सेम टाइम, एक ही समय पे कोई चीज़ होती है अगर, उसको आप सिंक्रोनाइज कहते हैं। एक होता है सिंथेसिस, साथ साथ में जोड़ देना, निर्माण करना। सिनॉप्टिक, ऑप्टिक, इन्वॉल्विंग अ कंप्रेहेंसिव मेंटल व्यू। सिनॉप्टिक इन्वॉल्विंग अ कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल व्यू, मतलब जो समग्र, कॉम्प्रिहेंसिव, एक साथ, पूरे, एक साथ, विद टुगेदर, एक साथ पूरे मेंटल व्यू को इन्वॉल्व करना सिनॉप्टिक कहलाता है। सारे व्यूज़, हर एक साथों को, सारी बातों को एक साथ, समग्र, कॉम्प्रिहेंसिव, सबको एक साथ इन्वॉल्व करके देखना सिनॉप्टिक कहलाता है। एक होता है टेले। टेले तो सुना होगा, दूर के लिए करते हैं, डिस्टेंस, दूर के लिए करते हैं। टेलीफोन, जब किसी दूर, फोन यानी आवाज़, किसी दूर से बात करनी हो, टेलीफोन बना उसके लिए। टेलीस्कोप, दूर देखना हो, स्कोप देखना हो, टेलीस्कोप दूर देखना हो। टेलीविज़न, कोई दूर की चीज़ों को अपने रूम में देखना हो तो टेलीविज़न। टेलीस्कोप होती है दूरबीन, दूर तक ऐसे जाके दूर देखना। और टीवी में होता है वो टेलीविज़न। टेलीफोन, टेलीविज़न, ये दूर के लिए वर्ड यूज़ होते हैं। टेलीस्कोप, तो टेली वर्ड याद हो गया होगा, डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। जो टेली वर्ड इन सब में, टेली डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 35, इसमें वर्ड आ गया थर्मो। थर्मो वर्ड यूज़ होता है हीट के लिए, गर्मी के लिए, गर्मी, या और अच्छा वर्ड हो तो ताप के लिए होता है। ताप, ताप के लिए होता है। थर्मोमीटर जो आपके तापमान को मापता है, शरीर के तापमान को मापता है, उसको थर्मोमीटर कहते हैं, थर्मामीटर। थर्मो इलेक्ट्रिक, ताप से जो बिजली होती है, ताप विद्युतीय, भूताप विद्युतीय, तापीय विद्युतीय, जो ताप से, तापमान से, टेम्परेचर जो बिजली बनती है उसके बारे में थर्मो इलेक्ट्रिक। थर्मोडायनेमिक, है ना, ये थर्मो मतलब तापमान और गतिकी के बारे में बात करता है। साइंस के अलग अलग टाइप है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंस हैं। थर्मो न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर विस्फोट होते हैं उनके तापमान से जो बिजली वगैरह बनती है, जो चीज़ें एनर्जी से काम आती है, उसको थर्मो न्यूक्लियर कहते हैं। थर्मस, थर्मस जानते होंगे, बोतल होती है जो पानी को गर्म रखती है, चाय को गर्म रखती है, उसको थर्मस कहा, उसको थर्मस कहते हैं। आर साइलेंट हो गया वैसे तो थर्मस, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में थर्मस की बोतल कहते हैं, वो ये हो गया। तो थर्मो याद रह जाएगा आपको, थर्मो मतलब हीट, टेम्परेचर। अब जो ट्रांस, ट्रांस मतलब होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांस, एक जगह से दूसरी जगह, इसके लिए आप यूज़ करते हैं ट्रांस। ट्रांसमीटर, ट्रांसफॉर्म, एक रूप को दूसरे रूप में, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदलना, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदलना, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र, किसी को एक स्थान जयपुर से ट्रांसफ़र करके अजमेर भेज दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांस मतलब अक्रॉस, इधर से उधर, वन प्लेस टू अनदर। ये एडजेक्टिव बन सकते हैं, इससे वर्ब भी बन सकते हैं। एडजेक्टिव हो गया ट्रांस अटलांटिक। ट्रांस अटलांटिक मतलब अटलांटिक के इधर से, एक साइड से दूसरे साइड भेजना, ट्रांस अटलांटिक। ट्रांस कॉन्टिनेंटल, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। द्वीप की बजाय मुझे कहूँगा कॉन्टिनेंटल, महाद्वीप से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल होगा। कुछ वर्ब्स की बात कर सकते हैं, जैसे ट्रांसप्लांट, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसप्लांट करना, एक व्यक्ति के शरीर से किडनी निकाल के दूसरे व्यक्ति के शरीर में, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग, आपने किडनी को ट्रांसफ़र किया तो ट्रांसप्लांट कहता है। यहाँ से निकाल के वहाँ पे प्लांट किया, वहाँ लगाया, तो ट्रांसप्लांट। ट्रांसफॉर्म, रूप बदलना। ट्रांसफॉर्मेशन, इंग्लिश से वो ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश। ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल से कंपाउंड बनाना, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना। ट्रांसफॉर्म।
ट्रांसग्रेस क्या होता है? टू गो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ व्हाट इज मॉरली और लीगली एक्सेप्टेबल। जो चीज़ें लीगली एक्सेप्टेबल है, मॉरली एक्सेप्टेबल है, जो नैतिक और कानूनी रूप से चीज़ सही है, उन चीज़ों से परे जाना, गैर कानूनी काम करना, अनैतिक काम करना ट्रांसग्रेस कहलाता है। टू गो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ व्हाट इज मॉरली और लीगली एक्सेप्टेबल, जो चीज़ें लीगली और मॉरली एक्सेप्टेबल हैं, स्वीकृत हैं, उन लिमिट से बाहर जाके काम करना ट्रांसग्रेस कहलाता है। और एक वर्ड है आपके पास प्रीफिक्स में, वाइस। वाइस का मतलब होता है डिप्टी। वाइस का मतलब क्या होगा? डिप्टी, मतलब उप वर्ड यूज होता है, उप। जैसे डिप्टी कमिश्नर भी बोलते हैं, और कई बार हमने सुना होगा वाइस प्रिंसिपल वर्ड सुना होगा, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानाचार्य, है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रिंसिपल, इन सब में पी, और ये पी छोटा है तो चेयरमैन का भी पी छोटा हो सकता है ना, ये मिस्टेक है, आप उसको सी छोटा कर लेना। तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रिंसिपल, ये जो चीज़ें हैं ये अपने वाइस के लिए यूज़ करते हैं। मतलब मेन प्रिंसिपल नहीं है, उप प्रधानाचार्य है, उप चेयरमैन है, अधीक्षक है, उपराष्ट्रपति है, वाइस प्राइम मिनिस्टर, है ना। इसके लिए एक तो सब यूज होता है, सब इंस्पेक्टर, एक जैसे निरीक्षक, इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक, सब। एक वाइस यूज होता है, एक डिप्टी यूज होता है। तीनों ही अलग अलग प्रीफिक्स हैं, डिप्टी भी यूज होता है, वाइस भी यूज होता है। तो ये उप के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़े दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, प्रीफिक्स। बहुत सारे प्रीफिक्स पढ़ लिए हम लोगों ने, अलग अलग काइंड के प्रीफिक्स पढ़ लिए। अच्छी बात है कि हमने प्रीफिक्स लिख लिया, उसका मीनिंग क्या होता है उसके एग्जाम्पल देख लिए। तो आई होप कि आपको प्रीफिक्स के बारे में एक जानकारी मिल गई होगी। एक छोटा सा कन्फ्यूज़न प्रीफिक्स के बारे में और रहता है। कई बार क्या होता है प्रीफिक्स के साथ में ना, जनरली वैसे तो ये लगता नहीं है हाइफन, हाइफन लग रहा है नहीं, हाइफन लगता नहीं है। जैसे वाइस के साथ में ये हाइफन लगा हुआ है, लेकिन कई बार लगाते हैं। जनरली लगता नहीं है, बट कुछ जगह ऐसी ना लगाते हैं। जैसे वाइस के साथ हाइफन लगता है जनरली, एक्स के साथ लगता है एक्स हस्बैंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स चेयरमैन, एक्स प्रेसिडेंट। सेल्फ के साथ लग सकता है ना। कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके उस मतलब अपना जो क्या बोलते हैं, अपना ये जो प्रीफिक्स है, इसका जो अंतिम लेटर है और अगले का पहला लेटर, बेस वर्ड का पहला लेटर और अपने प्रीफिक्स का लास्ट लेटर, अगर ये दोनों सेम होते हैं ना, तो कन्फ्यूज़न से बचने के, ऐसे तो री इंटर हो जाएगा, अजीब लगेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में हाइफन लगाते हैं। जैसे कोऑपरेट, कोऑपरेट, को में ओ है, ऑपरेट में ओ है। तो जब प्रीफिक्स का अंतिम अक्षर और जिस वर्ड में जुड़ने वाला है, इसको बेस वर्ड, रूट वर्ड कहते हैं, या जो भी इसमें जुड़ने वाला है, उस शब्द का पहला लेटर अगर सेम होता है तो बीच में हाइफन लगा देना चाहिए। ऐसा करते हैं। और कई बार कन्फ्यूजन से बचने के लगाते हैं, वो भी पढ़ाऊंगा आपको, नियम लिखवा रखे हैं आपको। तो कुछ तो ऐसे प्रीफिक्स के साथ में ये लगता है, जैसे पेन वर्ड पढ़ा था मैंने, पेन, पेन के साथ में लगता है, पैन इंडियन, पैन अमेरिकन लगाते हैं, जनरली लगाते हैं, है ना। तो ये चीज़ों को देख लेते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ नहीं लगता है, हाइफन कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। हाइफन, हाइफनेशन, हम कहाँ पर हाइफन लगाएंगे और कहाँ पर हाइफन नहीं लगाएंगे प्रीफिक्स साथ में। तो रूल तो क्या है, ऑर्डिनरीली प्रीफिक्सेस आर नॉट सेपरेटेड बाय हाइफन्स। इनके साथ में हाइफन्स का यूज़ जनरली नहीं करते हैं, बेस वर्ड में जनरली नहीं करते हैं। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, लेकिन कुछ अपवाद है, ये नीचे दिए गए, जिनमें हम लोग हाइफन लगा सकते हैं। कब कब, पहला, व्हेन द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का लास्ट लेटर वो सेम हो बेस वर्ड के फर्स्ट लेटर से। प्रीफिक्स का लास्ट लेटर जब बेस वर्ड के पहले लेटर के साथ सेम करता हो, मैच करता हो, तो हाइफन लगा दो। जैसे कोऑपरेट, इसमें ओ, इसमें ओ, तो हाइफन लगा दीजिए। प्री इलेक्शन, तो ई लगा दीजिए। री एंटर लगा दीजिए। जब प्रीफिक्स का
अंतिम लेटर और बेस वर्ड का पहला लेटर सेम हो तो बीच में हाइफन लगा देना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कहाँ कहाँ पर हाइफन लग सकते हैं। जनरली प्रीफिक्स के साथ हाइफन नहीं लगते, कुछ परिस्थितियाँ हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ लगा सकते हैं। एक हो गया व्हेन द प्रीफिक्स सेल्फ इज यूज, जब किसी के साथ सेल्फ प्रीफिक्स को जोड़ा जाता है किसी वर्ड में तो भी लगाते हैं। सेल्फ के बाद हाइफन आता है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एजुकेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन, इनमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना, सेल्फ के साथ। और एक पहली कंडीशन आपको देखिए आपने, और देखिए आप, व्हेन द प्रीफिक्स इज पैन इज यूज, पैन के साथ भी आता है, पैन इंडियन, पैन अमेरिकन। व्हेन द प्रीफिक्स एक्स इज यूज, एक्स जोड़ते तब भी आता है, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स चेयरमैन, एक्स बॉयफ्रेंड यूज करते। व्हेन द कंफ्यूजन वुड अदरवाइज रिजल्ट बिटवीन सिमिलर वर्ड्स, कई बार क्या होता है दो वर्ड होते हैं सिमिलर, है ना, लेकिन उनमें अंतर हो सकता है, तो अंतर बताने के लिए आपको बीच में हाइफन लगाना होगा। हाइफन लगा हुआ है तो अलग अर्थ होगा, और हाइफन हटा दो, दोनों को बिल्कुल एक साथ ज्वाइन कर दो तो उसका अलग अर्थ हो जाएगा। सुनना, हाइफन रखा तो अलग अर्थ, जैसे इसमें एग्जांपल दिया रिएक्ट वाला है, मैं कहना चाह रहा हूं कि हाइफन रखा तो अलग अर्थ होगा, और ये हाइफन हटा दूं और दोनों को साथ में जोड़ दूं तो इसका अलग अर्थ होगा। दो शब्दों के बीच में प्रीफिक्स और बेस वर्ड के बीच में अगर हाइफन लगा रखा है तो अर्थ अलग होगा, और कई बार हाइफन हटा दिया तो वो शब्द ही अलग हो जाएगा, उसका अर्थ भी अलग हो जाएगा। जैसे रिएक्ट, रिएक्ट मतलब टू परफॉर्म अगेन, दोबारा से परफॉर्म करना। रिएक्ट, रिएक्ट मतलब कि आपने एक्टिंग कर ली थी, आपने मंच पर जैसे ना शूटिंग करते, तो शूटिंग करने में डायलॉग बोला, डायरेक्टर को डायलॉग पसंद नहीं आया तो रिएक्ट करवाएगा, रीशूट करवाएगा, रिएक्ट करवाएगा, वही वापस एक्टिंग करवाएगा आपसे, परफॉर्म करवाएगा, वापस परफॉर्म करवाएगा। एक वर्ड होता है रिएक्ट, जिसमें हाइफन हटा दिया तो रिएक्ट करना। आपने दवाई ली तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसा रिएक्शन दे रही है। किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया विपक्ष पार्टी के, उसने तो पक्ष वाली पार्टी उस पर कैसा रिएक्ट कर रही है। गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो जो अपोजिशन पार्टी है वो कैसा रिएक्ट कर रही है, आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है। तो रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस, आपको कोई स्टिमुलस, कोई उत्प्रेरक, आपको कोई प्रेरणा दी गई, कोई प्रेरक दिया गया और फिर आपने उस पर कैसा रिएक्ट किया, उद्दीपन दिया, आपको स्टिमुलस दिया, उसके ऊपर आपने कैसा रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया कैसे दी, अनुक्रिया कैसे की। तो प्रतिक्रिया, इसका अर्थ प्रतिक्रिया होगा। इसका मतलब होता है पुनः कोई एक्टिंग दोबारा करना, पुनः मंचन करना। ठीक है ना, तो ये मतलब अर्थ ही बदल गए। देखो आप, और देखिए, एक है रिफॉर्म, रिफॉर्म यानी कि फॉर्म यानी निर्माण करना होता है, रिफॉर्म यानी पुनः निर्माण करना, टू फॉर्म अगेन, पुनः निर्माण करना, पुनः निर्माण करना, पुनः निर्माण करना। और एक होता है रिफॉर्म, बीच में हाइफन हटा दिया, इसका मतलब होता है सुधार, सुधार, टू चेंज समथिंग फॉर द बेटर, किसी चीज़ को अच्छे के लिए परिवर्तन करना, रिफॉर्म करना, पुराने कानूनों में सुधार करना, पुराने रीति रिवाजों में रिफॉर्म करना, सुधार करना, है ना, सुधार करने के लिए आता है रिफॉर्म। रिकवर, किसी को वापस से ढकना, कवर करना, रिकवर, टू कवर अगेन, किसी को वापस से ढकना। रिकवर एक बिना हाइफन के रिकवर यानी बीमारी से ठीक होना, अर्थ ही अलग हो गया। गेट वेल, बीमारी से ठीक होने के लिए आता है रिकवर। रिकॉल, टू कॉल अगेन, किसी को वापस से कॉल करना, रिकॉल। एक होता है रिकॉल बिना हाइफन के, यानी कि पुरानी बातों को याद करना, लेट मी रिकॉल, मुझे याद करने दो आप मुझे कब मिले थे, यानी कि रिमेंबर करना, दिमाग में कुछ जिसको वापस याद करना, रिकॉल करना। तो देखो अर्थ ही बदल गया। रीपे, आपने पे कर दिया, चुका दिया, अब आपने उस चीज़ को खरीदी नहीं, ली नहीं, अब वो आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई, अब तो आपको दोबारा पे करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। रीपे, पुनः भुगतान करना, पहले भुगतान कर चुके एक बार, अब दोबारा फिर भुगतान कर रहे हो उसी चीज़ के लिए, वो कहलाता है रीपे। और एक होता है बिना गैप के रीपे, ये रीपे मतलब होता है कि आपने लोन लिया, उधार लिया है, अब उसको आपको उधार चुकती करनी पड़ेगी, उधार लौटाना पड़ेगा, उसको रीपे कहते हैं। या उधार नहीं लिया इसके अंदर, इसमें एक बार पे कर दिया, आप दोबारा फिर पे कर रहे हैं क्योंकि पिछला पे आपका काम नहीं आया, उसे कहते हैं रीपे।
तो देखो एक बड़ी मज़े की बात है कि हाइफन जो होता है, आप इसको थोड़ा अलग तरीके से समझें कि अगर दो शब्दों के बीच में हाइफन लगा हुआ है तो उसका अलग अर्थ है, हाइफन नहीं लगा हुआ तो अलग अर्थ है। तो ऐसे केस में आपको ये वाला अर्थ देने के लिए, पहले वाला अर्थ देने के लिए हाइफन लगाने पड़ेंगे और इनमें नहीं लगते। तो कुछ जगह देखो, मोटी बात तो यह है कि जनरली प्रीफिक्स के साथ हाइफन का यूज़ नहीं होता, लेकिन कुछ प्रीफिक्सेस हैं जैसे एक्स है, सेल्फ है, पैन है, वाइस पढ़ा था, इनमें हम लोग ना लगाते हैं हाइफन। और एक पढ़ा था कि प्रीफिक्स का अंतिम लेटर और जिस वर्ड में जोड़ रहे हैं उसका पहला लेटर अगर सेम होता है तब भी हम लोग हाइफन लगाते हैं। और एक जब अर्थ इनके बदलने वाले हों तो उससे बचने के लिए, कन्फ्यूजन से बचने के लिए भी आप इस तरह से हाइफन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको प्रीफिक्स पढ़ा दिया है कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं, इनसे कैसे शब्द बनते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया। अभी मैं जो नेक्स्ट क्लास लूँगा दोस्तों, उसमें मैं आपको सफिक्स के बारे में पढ़ाऊँगा। सफिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप कि आपको प्रीफिक्स समझ में आ गए होंगे जो पहले जुड़ते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे सफिक्स जो बाद में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय गाइज।